तो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें जिसमें भारत का संविधान क्या है और उसके बारे में कुछ, और भारत के ये संविधान कैसे किस प्रकार हुए थे, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा संविधान कौन सा था और सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, लचीला संविधान क्या होता है और कठोर संविधान क्या होता है। मैं इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और कुछ और आगे है आपको बताऊंगा इसकी डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं भारत की पहली जनगणना 1871 के किस शासनकाल में हुई थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है, तो मैं आज आपको बता देता हूं कि जो भारत की पहली जनगणना 1871 में लॉर्ड पिन के शासनकाल में की गई थी। तो भारत का संविधान, ये भारत का संविधान क्या है, तो भारत के संविधान का ये पहले का थोड़ा और जो भी है आप बताता हूँ। तो संविधान विधियों, प्रथाओं एवं मानकों का स्रोत है, जिसका अर्थ होता है सभी प्रकार के प्रति समान व्यवहार, सभी प्रकार के प्रति समान व्यवहार कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है। मतलब संविधान से लिया गया है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी देश समस्त व्यवस्थाएं संविधान के द्वारा संचालित होती है, चाहे वह प्रशासनिक हो चाहे वह शासनिक हो। यह आपको समझ में आ गया हो जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। आप ये ना समझें कि मतलब एक लिखित संविधान होता है वो लिखा जाने वाला होगा और अलिखित होगा तो वो ना लिखा जाने वाला होगा। लिखित दोनों ही जाते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लिखित संविधान वो होता है कानूनी कार्यवाही व्यवस्थित क्रम, जो कानून तरीके से होता है। जो कोई भी काम किया जाता है तो कानून के राज्यों में किया जाता है। जैसे कि हमें कोई काम करना हो और हमें वकील वगैरह की ज़रूरत होती है तो हम उसमें राजाओं महाराजाओं को कोई काम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अलिखित संविधान में ये किया जाता है, प्रथाओं का प्रचलन होता है। इसमें राजा महाराजाओं की जो प्रथा होती थी, जिसमें राजाओं ने कह दिया कि आज ये काम होने वाला है तो राजाओं की बात मानी जाएगी। इसमें कोई कानून कोई भी इसमें वो नहीं इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसके बाद आता है सबसे छोटा संविधान। सबसे छोटा संविधान जो है वो है अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान, जिसमें आर्टिकल हमारे 395 आर्टिकल्स हैं और जिसमें लगभग 495 माने जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लचीला संविधान और कठोर संविधान। ये क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा। कठोर संविधान ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना कठोर होता है। मतलब अगर हमारे संविधान में कोई भी कमी है तो इसको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठोरता दिखानी पड़ेगी। इसी को हम कठोर संविधान कहते हैं। और ये कहाँ का सबसे ज़्यादा कठोर संविधान है? ये है अमेरिका का सबसे कठोर संविधान। इसके बाद आता है लचीला संविधान। लचीला संविधान मतलब कमजोर वर्ग का संविधान, ऐसा संविधान जिस पर संशोधन करना आसान होता हो। जैसे हमारे भारत का संविधान है, इसमें कुछ भी हो जाए बहुत जल्दी वो कर देते हैं। इसमें संविधान में संशोधन करने के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि हमारा भारत का संविधान जो है बहुत ही लचीला है, नहीं। हमारा भारत का संविधान दोनों प्रकार से है, कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है ना भैया? और मैं आज आपको अभी थोड़ा सा और आगे बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखिएगा, इसमें जो बताया गया भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास है ना, जो हमारा भारतीय संवैधानिक विकास 4 भागों में बांटा गया हुआ है। सबसे पहले 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक ये किसका शासनकाल रहा था? इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल रहा था। किस पर रहा था? ईस्ट इंडिया शासनकाल कंपनी का रहा था। और 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा था? इस पर रहा था ब्रिटिश शासनकाल रहा था। किसका रहा था? ब्रिटिश शासनकाल का रहा था। और 1947 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक स्वतंत्र इंडिया शासनकाल का राज रहा था। और उसके बाद 1950 ईस्वी से अब तक गणतंत्र शासनकाल है। जो हम अब तक इस काल में जी रहे हैं ये गणतंत्र शासनकाल है। उसके बाद आता है 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था मैं आज आपको बताता हूँ। इस चार्टर एक्ट के तहत मोहम्मद शाह रंगीला ने बंगाल, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा को दीवानी अंग्रेजों को कानूनी बनाने के लिए 3000 रुपये की वार्षिक दर पर दे दिया गया था। अब मोहम्मद रंगीला का नाम कैसे पड़ा मैं आज आपको बताता हूँ। जो मोहम्मद शाह था ना, वो रंगीला मतलब वो गांव जैसा आप देखो कोठा वगैरह होता है जिसमें नृत्य वगैरह उसको ज़्यादा पसंद था, इसीलिए इसका नाम रंगीला पड़ गया। इसीलिए इसे मोहम्मद रंगीला के नाम से जाने जाना लगा।
और उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था और ये किस किस के बीच में हुआ था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में प्लासी नामक गाँव में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि किसको किराए का गीदड़ कहा जाता है? किसको किराए का गीदड़ कहा जाता है? तो मीर जाफर को किराए का गीदड़ कहा जाता है। बक्सर का युद्ध, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आज आपको बताता हूँ बक्सर का युद्ध कब और कहाँ और किसके बीच में हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। वह अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का सेनापति हेक्टर मुंडू और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेनाएं थीं। वो कौन कौन सी थी ये देखिएगा। ये मीर कासिम जो बंगाल का था और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं एक खास बात बताता हूँ, ये देखिए कि ये नोट है, आप इसको देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों का पहला कूटनीतिक युद्ध था। जो भारत का युद्ध भारत में अंग्रेजों का पहला कूटनीतिक युद्ध था। मतलब वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना भारत में, वो वास्तविक था। और आज आपको एक ये बात तो देखिएगा, जो भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। भारत का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। अभी और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी थी। जो कि कलकत्ता में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में की गई थी। जिसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ये किसके थे? ये सुप्रीम कोर्ट के वो थे न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सर एलिजा एम्पे थे। तो देखो ये देखिएगा, इसके बाद आता सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट था उसके कौन थे? एम्पे। और जो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। और गवर्नर जनरल के कौन थे? वॉरेन हॉटिंग्स। उसके बाद देखिएगा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का सेटल ऑफ सेटलमेंट क्या कहलाता है? तो ये देखिए, इसमें कुछ कंपनियों को सुधारने के लिए सन 1773 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रयोग किया गया। इसका मतलब मैं आपको बताता, ये देखिएगा, जिसमें इस 1773 में जो एक्ट दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी थी, इसमें जो करने के लिए किया गया था कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलतियां थी। इस गलतियों को सुधारने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रयोग किया गया था। तो उसमें बताया गया ना, ये देखिए, इसमें कुछ कंपनियों को सुधारने के लिए सन 1773 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रयोग किया गया, समझे। और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो ये देखिए, यह एक्ट सन 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इस एक्ट में दोहरी नागरिकता प्राप्त करना था, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी BOC। मतलब BOC आपने कई बार सुना होगा, BOC कहते हैं। आप पूरी इसकी फुल फॉर्म यही है, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जिससे हमें 6 लोग होते हैं, जिसमें 6 लोग होते हैं, जो पहले महारानी या गवर्नर के द्वारा चुने जाते थे। तो पहले के ज़माने में ये होता था कि गवर्नर, ये कहाँ के किया जाते थे? गवर्नर के हुआ करते थे। उसके बाद ये देखिएगा 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में 1784 की एक्ट की कमियों को दूर किया गया और गवर्नर को जनरल परिषद में बहुमत की अपेक्षा निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो 1786 का जो अधिनियम है, इसमें 1784 की कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसको सुधारने के लिए 1786 का अधिनियम पारित किया गया। इसमें बोला गया 1784, ये देखिए, 1784 का एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि गवर्नर जनरल है ना, वो
किसके बहुमतों की अपेक्षा का निर्णय लिया जाएगा? जो जनता है, जो जनता की जो बहुमत होंगे, जिस पर वोट पड़ेंगे, उसकी अपेक्षा निर्णय को लेने की क्षमता प्रदान की गई है। उसके बाद आता है 1793 का 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अतिरिक्त बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर्मचारियों को वेतन भत्ते भारतीय राजस्व में मिलने लगेगा।